जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 प्रश्नों की, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करते हैं। बताना है उसे क्या कहा जाता है, सामाजिकरण, विकास, सीखना या फिर परिपक्वता। तो ध्यान रखना साथियों, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, उसे कहा जाता है सामाजिकरण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। भैया पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, मतलब ये कथन कैसा है? असत्य है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, असत्य। सीखना कौशलों के संचय के समान है, कदापि नहीं। ऑप्शन डी में क्या है? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सीखना को सामाजिक क्रिया सुविधा प्रदान करती हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहा गया है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बताना है इन 4 कथनों में से अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए चारों कथन पढ़ने में क्या है, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन सी में कहा गया है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। ये जो कथन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या फिर रटकर याद करना। सीखने के लिए बताना है प्रमुख क्या है। तो भाई मेरे सीखने के लिए प्रमुख होता है अनुबंधन। क्या होता है? अनुबंधन। अनुबंधन से मतलब क्या होता है हमारा? परिस्थिति, है ना। क्योंकि भाई जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सीखने के लिए प्रमुख होता है अनुबंधन। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का क्या आशय है? बताएं आप लोग, यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन में से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई मेरे अधिगम केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अधिगमकर्ता से मतलब क्या है? शिक्षार्थियों से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए बताना है निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो भैया यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में कहा गया है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल भैया ये सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में
टाइम कम पड़ता है, आप वीडियो को पुश करके आंसर सोच सकते हैं। कहा गया है शिक्षक बच्चों में सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर या फिर उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए या फिर उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो देखिए सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है भाई, नए विचार या फिर नई वस्तु के बारे में चिंतन करना। ओके, तो इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक बच्चों से प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है भाई यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन बताना है कैसा है। देखिए भैया यहाँ पर क्या कहा गया है, वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। भैया भूमिका तो होती है यार, तो हम क्या करेंगे, यह जो कथन है वो कैसा है, ठीक नहीं है। कैसा है, ठीक नहीं है। ऑप्शन बी में कहा गया है क्योंकि बहुत से शोध से यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खालिस्तान को खालिस्तान के अनुरूप बदलना है। देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। ओके, मतलब क्या है, जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुरूप हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए देखने एग्जाम में मिले आपको, जिसमें कहा जाए लड़के लड़कियों में तुलना की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखना ये दर्शाता है लिंग या जेंडर पक्षपात को। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यह शिक्षक क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि लड़कियां भैया आज के समय में किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कहा गया है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। बिल्कुल भाई, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वदा उपयुक्त कथन है। बताएं आप लोग, कक्षा 1 और 2 के बारे में बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में कौन सा उपयुक्त कथन है। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में कहा गया है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये जो कथन है बिल्कुल भाई सही है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बताएं आप लोग, बच्चों को जब आप कोई सामूहिक कार्य देते हैं तो यह प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है। क्यों होती है, तो ये भैया इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वह एक दूसरे से सीखते हैं और साथ ही साथ क्या है, एक दूसरों की मदद करके मानवीय गुणों का विकास भी करते हैं। तो ऑप्शन सी में देखिए कहा गया है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये बिल्कुल भैया कथन सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है जो हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको घर बैठे आसानी से सारे वीडियो मिलते रहें। कहा गया है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि
देखिए आकलन भैया बिल्कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो है क्यों ये, इसका रीजन क्या है? तो भैया इसका रीजन ये है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, इसलिए आकलन भैया बहुत आवश्यक होता है शिक्षण में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु शिक्षक को प्रोत्साहित करना है, तो इसके लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को डांटने की नहीं भैया, बच्चों को नियंत्रण रखने की, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या करेगा शिक्षक? बच्चे को करेगा प्रेरित। ठीक है, जिससे क्या है बच्चा अपने अधिगम को और अच्छे तरीके से करेगा जब उस शिक्षक उसे प्रेरित करेगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? यहाँ पर भैया 4 कथन दिए गए हैं भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा से संबंधित। बताना है आप इन कथन में से किससे सहमत हैं। सीधा ये समझ लो कि कौन सा कथन सही है आसान भाषा में, है ना। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, सीखने के लिए भावना को अलग रख देना चाहिए। क्यों भैया ऐसा नहीं। ऑप्शन बी में कहा गया है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अधिगम के लिए साथियों प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के संवेगात्मक और संज्ञानात्मक व्यवहार से प्रेरित होता है। तो यहाँ पर भैया हमारा राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कहा गया है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी कक्षा के बच्चों को अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तो देखिए यदि आप चाहते हैं कि बच्चों की जो अवधारणा है वो बदल जाए, तो आप क्या करेंगे? अवधारणा के बारे में बच्चों को अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर देकर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, है ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक आते हैं हम 17 पर। ठीक है, और आप लोग ये बिल्कुल टेंशन मत लिया करें एग्जाम पास आ गया है तो क्या होगा, क्योंकि यदि आप इस तरह से टेंशन लेने लगेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। बिल्कुल फ्री माइंड में, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई किया करें। इससे क्या होगा, जो आप पढ़ते हैं वो आपके मन में बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। लेकिन यदि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको मन में ही लग रही है भैया कि बहुत कम समय है हमारे एग्जाम में, तो ऐसे में क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको कुछ समय के लिए ही याद रहेगा, बाद में आप भूल जाएंगे, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 में कहा गया है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए क्या है, बच्चे को भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो हम सभी ने अधिगम अक्षमता पढ़ी हुई हैं, जिसमें कहा जाता है पठन संबंधी अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और ये भी ध्यान रखना लेखन अक्षमता को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, और गणितीय अक्षमता को कहा जाता है डिसकैलकुलिया। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहा गया है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए भैया ये बिल्कुल सही बात है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने
और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका भैया सुगमकर्ता की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की होनी चाहिए, जिससे क्या है, बालक उनके संपर्क में रहकर अपनी समस्या को शिक्षक से बिना किसी संकोच के कह सके। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। चलिए, कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान या फिर निर्देश। बताना इसमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। भाई हम सभी जानते हैं, जो सीखना है, सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा, उतना ही ज़्यादा उसे सीखने को मतलब गति है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संवाद महत्वपूर्ण होता है सबसे अधिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया भैया? यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सकें। यहाँ पर भैया 4 ऑप्शन हैं और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रश्न क्रमांक 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सोच समझ कर देना भाई, लेकिन आंसर जरूर देना। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इसी तरह के वीडियो डेली चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।